हेलो एवरीवन। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज जो है जीडी की क्लास नहीं हो पाएगी तो इसे क्लास फॉर्म में चेंज कर दिया गया है। और जैसा कि सिलेबस के अनुसार रसायन विज्ञान में पदार्थ को पढ़ना था, तो सबसे पहले आते हैं जानते हैं कि आखिर रसायन विज्ञान क्या है। और आप सबने पहले से पढ़ा भी होगा। तो रसायन विज्ञान में होता है कि कोई भी अगर पदार्थ है तो उसकी संरचना, उसकी आकृति, उसके गुण, संगठन में होने वाले परिवर्तन के अध्ययन को ही रसायन विज्ञान कहा जाता है। ठीक है यहाँ तक। और प्राचीन जो इजिप्ट के जो लोग थे, मिस्र के, ठीक है, ये लोग काली मिट्टी को जो है, काली मिट्टी जिसे ब्लैक सोइल भी कहा जाता है और या रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, काली कपासी भी मिट्टी कहा जाता है क्योंकि इसमें कपास की खेती भी अच्छी होती है। तो वहाँ लोग काली मिट्टी को जो है केमी कहते थे। ठीक है। और इसी से जो है, इसी शब्द से जो है केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई है। ठीक है। यहाँ तक आप सभी जानते हैं, इतना कुछ बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है। और एक नाम यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट आता है जिसको आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री साइंस किसे कहा जाता है। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक या फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री साइंस को, तो उनका नाम है लेवाइसियर। क्या नाम है? लेवाइसियर कहिए या लेवोजियर कहिए, दोनों नाम एक ही है। तो इसको याद रखेंगे लोग। ये प्रश्न बार बार आता है कि रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो लेवाइसियर को कहा जाता है। यहां तक क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग चलते हैं आज के पहले चैप्टर पे जिसका नाम था पदार्थ यानी कि मैटर। इसी पे जीडी क्लास होना था, तो शुरू करते हैं इसे कि आखिर ये पदार्थ या मैटर होते क्या है। खूब ध्यान से आप लोग क्लास में बने रहिएगा कि कोई भी पदार्थ जो स्थान ग्रहण करता हो, स्थान ग्रहण करे तथा जिसका अपना घनत्व हो, कोई भी पदार्थ जो स्थान ग्रहण करता हो या जिसका अपना घनत्व हो, वही चीज जो है मैटर कहलाती है, यानी कि पदार्थ कहलाती है। क्लियर है? अब ये जो पदार्थ है इसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं। ठीक है। ये जो पदार्थ की जो परिभाषा थी यानी कि मैटर की, इसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं। पहला का नाम है फिजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है। और दूसरा जो पार्ट है इसको कहा जाता है केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन यानी कि रासायनिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण। और फिजिकल को कहा जाता है भौतिक वर्गीकरण। क्लियर है यहाँ तक कि पदार्थ जो है, जो स्थान ग्रहण करे या जिसका अपना घनत्व हो, डेंसिटी हो, उसे पदार्थ कहते हैं। और पदार्थ को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक को कहते हैं भौतिक और दूसरे को कहते हैं रासायनिक। ठीक है। तो हम लोग यहाँ से आते हैं कि पदार्थ का जो पहला जो पार्ट था यानी कि फिजिकल जो भाग था, फिजिकल क्लासिफिकेशन जो भाग था, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? इसी के अंतर्गत 5 आते हैं। फिजिकल यानी कि भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत 5 चीजें आती है, जिसमें पहला का नाम है ठोस यानी कि सॉलिड, दूसरा का नाम है द्रव्य यानी कि लिक्विड, और तीसरा का नाम है गैसेस, चौथा का नाम है प्लाज्मा। ठीक है। और पांचवें का नाम है बीईसी यानी कि बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेंट, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेंट। तो ये जो पदार्थ की जो भौतिक अवस्थाएं थी, इसके 5 भाग हुए, ठोस, द्रव्य, गैस, और इसकी पदार्थ की चौथी अवस्था जो है वह प्लाज्मा होती है। और ये प्लाज्मा कहाँ पाई जाती है? तो तारों पर, तारे जो स्टार्स होते हैं वहीं पर ये पाई जाती है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा लोग कि पदार्थ की जो चौथी अवस्था है वो प्लाज्मा कहलाती है और यह तारों में पाई जाएगी। पांचवी अवस्था है जिसका नाम है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट, और ये जो है बिहार एसआई से लेकर
आपको बीपीएससी तक में इस प्रश्नों को पूछा हुआ भी है। तो यहाँ से इन दोनों चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे कि पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं। चौथी अवस्था का नाम प्लाज्मा है, जो तारों में पाई जाती हैं, स्टार्स में, और 5वीं अवस्था का नाम बीईसी है, शॉर्ट फॉर्म में बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, अब पदार्थ के दूसरे पार्ट पे हम लोग चलते हैं, जिसका नाम था केमिकल क्लासिफिकेशन, अर्थात रासायनिक वर्गीकरण। केमिकल क्लासिफिकेशन, इसको रासायनिक वर्गीकरण आप कह सकते हैं। और इसके अंतर्गत दो चीजें आएंगी, एक तो आएगा शुद्ध पदार्थ यानी कि प्योर मैटर, और दूसरा आएगा अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, और अशुद्ध पदार्थ को ही हम लोग मिश्रण कहते हैं, मिक्सचर। ठीक है, तो शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत दो भाग आएंगे, एक का होगा नाम तत्व यानी कि एलिमेंट्स, और दूसरे का नाम होगा यौगिक यानी कि कंपाउंड। ठीक है, और अशुद्ध पदार्थ जो मिश्रण है इसके दो भाग होंगे, एक को कहा जाएगा होमोलोगस यानी कि समांगी मिश्रण, और दूसरे को कहा जाएगा हेट्रोजेनस यानी कि विषमांगी मिश्रण। ये सभी चीजें आप लोग पहले से पढ़े हुए भी हैं। ठीक है, अब जो ये रासायनिक वर्गीकरण के अंतर्गत पदार्थ को जो हमने दो भागों में बांटा था, शुद्ध और अशुद्ध, और शुद्ध को तत्व यौगिक में बांटे थे, तो तत्व के कितने भाग होंगे? तो तत्व के 3 भाग होंगे। एक का नाम होगा मेटल यानी कि धातु, दूसरे का है मेटलॉइड यानी कि उपधातु, तीसरे का नाम है नॉन मेटल यानी कि अधातु। क्लियर है? तो धातु के अंतर्गत क्या क्या आएंगे? तांबा, सोना, चांदी, लोहा, आयरन, सोडियम, ये सब जो है धातु के अंतर्गत आएंगे। और उपधातु के अंतर्गत आएंगे जो धातु और अधातु के बीच का है, उसे ही हम लोग मेटलॉइड यानी कि उपधातु कहते हैं। और इसके अंतर्गत आएंगे सिलिकॉन जो अर्धचालक है, जर्मेनियम भी क्या है, अर्धचालक की भांति आपको जर्मेनियम का भी प्रयोग किया जाता है, बेरिलियम, ये सब क्या है? मेटलॉइड्स हैं, उपधातु है। और अधातु के अंतर्गत आएगा आपको ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, यहां से बताने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन फिलहाल में केमिस्ट्री में अभी जितना का जरूरत है उसी को आगे चलकर हम लोग इसको भी कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। और दूसरा था शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत, तो पहला तत्व था और दूसरा था कंपाउंड यानी कि यौगिक। और यौगिक के अंतर्गत दो भाग आएंगे, एक होगा ऑर्गेनिक और एक होगा इनऑर्गेनिक यानी कि कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ। क्लियर है? अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं कि आखिर ये तत्व होते क्या हैं, जिनको एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो तत्व जो है यह पदार्थ की सबसे शुद्ध अवस्था है। पदार्थ की अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि पदार्थ की सबसे शुद्ध अवस्था जो है वह कौन है, तो तत्व है। सीधे मार देना है तत्व आंसर, एलिमेंट्स। और तत्व जो हैं वे एटॉम से मिलकर बने होते हैं यानी कि परमाणु से, एटॉम्स से मिलकर ये बनते हैं। और पदार्थ की सबसे शुद्ध अवस्था तत्व है। और ये एटॉम्स जो शब्द है यानी कि परमाणु, ये शब्द जो है किसने दिया था? तो भारत के महान ऋषि थे जिनका नाम था कणाद। और कणाद से संबंधित बीपीएससी और बिहार एसआई में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि वे भारत के महान ऋषि कौन थे जिन्होंने यह बताया कि सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने हैं जिन्हें परमाणु ये कहा जाता है यानी कि एटॉम्स। तो ये परमाणु शब्द किसने दिया? तो भारत के ही महान ऋषि कणाद थे। परमाणु शब्द एक और व्यक्ति ने दिया जिनका नाम था डाल्टन, आप लोगों ने सुना होगा डाल्टन। और इन्हीं को आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक कहा जाता है। ध्यान देना है शब्दों पे,
आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? जब यहाँ मॉडर्न शब्द जोड़ेगा तो डाल्टन साहब हो जाएंगे, ठीक है। और डाल्टन साहब ने क्या कहा कि परमाणु को तो किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रियाओं से नहीं तोड़ा जा सकता और नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन आगे चलकर इसको फेलियर साबित कर दिया गया, परमाणु बॉम्ब का भी आविष्कार हो गया। क्लियर है? अब यहाँ से एक चीज और प्रश्न बार बार आते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई अगर एटॉम्स है, कोई परमाणु है, तो जैसे मान लीजिए कोई एक्स परमाणु है, कुछ शब्द नीचे होते हैं, ठीक है, और कुछ ऊपर होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक्स को हम अगर छोड़ दें, पहले एक्स पे ही समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि ऑक्सीजन है, जैसे ऑक्सीजन है और इसका होता है OH 16, तो आखिर 8 क्या दर्शाती है और 16 क्या दर्शाती है? तो यहीं पर इन चीज़ों को हम सीखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बार बार प्रश्न आते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सिंबॉली में कोई संकेत के रूप में एक्स है और इसका नीचे ए लिखा हुआ है और ऊपर बी लिखा हुआ है, ठीक है। तो नीचे वाले ए को कहा जाता है एटॉमिक नंबर। क्या कहा जाता है? एटॉमिक नंबर कहा जाता है, अर्थात इसे परमाणु क्रमांक कहा जाता है, ठीक है। इसे कहा जाता है परमाणु क्रमांक। क्लियर है? और जो ऊपर वाला जो भाग होता है, ठीक है, इसे कहा जाता है एटॉमिक मास, यानी कि परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है, ठीक है। यहां से ये चीज क्लियर हुआ कि नीचे वाले को हम लोग एटॉमिक मास कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं, और ऊपर वाले को एटॉमिक मास कहते हैं, ठीक है। अब यहां से बार बार ये प्रश्न आता है कि आखिर परमाणु क्रमांक की परिभाषा क्या होती है? तो किसी भी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है, ये एटॉमिक नंबर किसे कहा जाता है? परमाणु क्रमांक। तो किसी भी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों, किसी भी इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या को एटॉमिक नंबर कहा जाता है। क्लियर है? और एटॉमिक मास किसे कहा जाता है? तो किसी भी परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों और प्लस प्रोटॉनों की संख्या को हम लोग एटॉमिक मास कहते हैं, और एटॉमिक मास को जेड से डिनोट किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बीपीएससी ने तो इसको पकड़ कर रखा है, एटॉम्स को बार बार इससे प्रश्न पूछ रहा है कि आखिर परमाणु द्रव्यमान किसे कहा जाता है? तो न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉनों की संख्या को, जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की जो संख्या है, इसी को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं और इसे एटॉमिक मास कहते हैं, और इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या को एटॉमिक नंबर कहा जाता है। क्लियर है? यहां से मैं आपको ये चीज बता दूं कि परमाणु जो होते हैं वे प्रकृति में विद्युत उदासीन भी होते हैं, ठीक है। अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉन चार्ज है माइनस और प्रोटॉन चार्ज है प्लस, इसी कारण जो एटॉम जो होते हैं वे उदासीन होते हैं, ठीक है। और कुछ और चीजों को देख लें, जैसे मान लीजिए ये परमाणु हो गया, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, क्या है? न्यूक्लियस है, यानी कि केंद्रक है, और इसी में जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और बाहरी कक्षाओं में जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन पे माइनस आवेश होता है, प्रोटॉन पे प्लस होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है, जीरो होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वह जे थॉमसन ने किया था, ठीक है। ये तो हम लोग परमाणु में पढ़ते हैं, लेकिन कुछ चीजों को जान लें। और प्रोटॉन की जो खोज है यह गोल्ड स्टीन ने किया था। किसने किया था? गोल्ड स्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। लेकिन ये अगर यही पूछे कि परमाणु में धनात्मक कण की खोज किसने की थी, धनात्मक चीजों को किसने खोजा था, तब जाके आप लोग रदरफोर्ड साहब को मार दीजिएगा। नहीं तो डायरेक्ट अगर पूछेगा कि प्रोटॉन की खोज किसने की, तो गोल्ड स्टीन ही होंगे। धनात्मक अगर कण कहेगा तब रदरफोर्ड होगा। और न्यूट्रॉन की खोज तो आप लोग जानते हैं, लोग चैडविक साहब ने की थी। क्लियर है? यहां से तो यहां से प्रश्न ये आता है कि आखिर किसी परमाणु में हम निकालेंगे कैसे? जैसे मान लीजिए कि हमारा बेरिलियम 1939 है, तो कैसे पता चलेगा कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? इस चीज को हम लोग को निकालना है। तो आपको मैंने अभी बताया कि ये जो 19 है, इसी को हम लोग कहते हैं एटॉमिक नंबर,
और एटॉमिक नंबर उसे कहा जाता है कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या को हम लोग परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो 19 है, ये 19 हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन हो जाएगा, और न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है तो जो ऊपर वाला है ये एटॉमिक मास है, तो इसी में से एटॉमिक मास का सूत्र होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो प्रोटॉन तो हमें पता है कि 19 है, और 39 में से 19 घटा लेंगे तो 20 न्यूट्रॉन हो जाएंगे। ऐसे आप लोग इसको निकाल लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग कंपाउंड पे। कंपाउंड यानी कि यौगिक, ये काफी इंपॉर्टेंट है, और इसमें एक ही चीज को पकड़ के रखना है कि जब दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु अपने भार के, किसके, अपने भार के फिक्स रेशियो में, किसमें, फिक्स रेशियो में, अर्थात निश्चित अनुपात में जब इसको मिला दिया जाएगा तब जाके जो बनेगा वह यौगिक कहलाएगा। लेकिन जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन है 1H1 और ऑक्सीजन है OH16, तो हाइड्रोजन क्या है, ये काफी ज्वलनशील है, फ्लेमेबल है, ज्वलनशील है, अर्थात फ्लेमेबल अंग्रेजी में कह सकते हैं। और इस हाइड्रोजन का जो होता है सबसे ज्यादा उच्चतम कैलोरी मान होता है, उच्चतम कैलोरी मान होता है, अर्थात सबसे ज्यादा मतलब ईंधन जो जलेगा तो हाइड्रोजन से ही प्राप्त होगा। साथ ही हाइड्रोजन को जो है रॉकेट ईंधनों में भी प्रयोग किया जाता है, और रॉकेट ईंधन के रूप में इसको द्रवित अवस्था में प्रयोग करेंगे, लिक्विड हाइड्रोजन का। और ऑक्सीजन जो है ये क्या करता है, हाइड्रोजन तो ज्वलनशील है लेकिन ऑक्सीजन जलने में सहायक है, क्या है, जलने में हेल्प करता है। और ये जब दोनों मिलेगा तो जो यौगिक बनाएगा जल, ये क्या करेगा कि ये हाइड्रोजन ज्वलनशील है और ऑक्सीजन जो है ये आपको जलने में सहायक है, लेकिन जब दोनों मिलेगा तो बना देगा जल, और ये क्या करेगा, इन लोगों को बुझा देगा। यानी ये खुद जल रहा है, जलने में सहायता कर रहा है, और जब जल यौगिक बन गया तो इसको बुझा देगा। इसका मतलब है कि दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु जब अपने निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो जो यौगिक बनाते हैं, तो इन लोगों के गुणों से सर्वथा भिन्न जो यौगिक होगा उसका गुण होगा, अर्थात ये यौगिक पुराने गुणों को छोड़कर नए गुण को धारण कर लेते हैं। क्लियर हो गया, समझ गए। अब यहां से एक चीज और पूछा जाता है कि इस जल में भार के हिसाब से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या अनुपात होगा। तो भार के हिसाब से 1:8 होगा, और आयतन के हिसाब से अगर पूछेगा तो 2:1 होगा। ये भी प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर जल पे चर्चा करें तो जल का डाइइलेक्ट्रिक नियतांक बहुत ही ज्यादा होता है। जल में भी कई प्रकार के होते हैं, कठोर जल होते हैं, मृदु जल होते हैं, उसमें भी अस्थायी कठोरता होती है और अस्थायी कठोरता होती है। काफी ऐसे प्रश्न हैं जो हम लोग आगे उसको पढ़ेंगे। क्लियर है। एक चीज का और उदाहरण हम लोग ले लें कंपाउंड के बारे में, कि जैसे मान लीजिए C612 है, ये क्या है, ठोस है, और OH16 क्या है, ये जैसे मान लीजिए कार्बन है आपको, तो ये ठोस अवस्था में है, ये ऑक्सीजन है तो गैस अवस्था में, ठीक है। क्लियर है। अर्थात ऑक्सीजन जो है यह आग जलाने में भी सहायक है और साथ ही जीवन दायिनी भी गैस इसको कहा जाता है। लेकिन जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, CO2 बना देंगे, और ये क्या करेगा, ये आग भी बुझा देगा और साथ ही विषैली गैस है, जीवन को भी खत्म कर सकती है। क्लियर है। तो इसका मतलब हुआ कि यौगिक जो है पुराने गुण को छोड़कर नए गुण को धारण कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाती है और साथ ही विषैली गैस भी है। क्लियर है। अर्थात कंपाउंड में पाए जाने वाले तत्व अपने पुरानों गुणों का परित्याग करके नए गुणों को धारण कर लेते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आते हैं लोग मिश्रण पे, यानी कि मिक्सचर पे, MIXTURE। देखिए जैसे हमने अभी पढ़ा कंपाउंड के बारे में कि निश्चित अनुपात में मिलाने से यौगिक की रचना होती है, लेकिन यहाँ क्या होगा कि मिश्रण ठीक उसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे होगा अनिश्चित अनुपात, यानी कि यहाँ पे फिक्स्ड नहीं है, तो क्या बनेगा, हमारा मिक्सचर बन जाएगा। अब इसके अलावा
इसको जो है सरल यांत्रिक विधियों द्वारा पुनः प्रारंभिक अवयवों में भी प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि हवा। हवा का मिश्रण बना दीजिएगा तो इसको पुनः आप उसको तोड़ भी सकते हैं। और इसमें जो है, इसमें पाए जाने वाले तत्व अपने पुराने गुणों का परित्याग नहीं करते हैं तथा साथ ही नए गुण भी धारण नहीं करते हैं। मिक्सर के दो पार्ट हो जाएंगे, एक हो जाएगा आपको होमोजेनस अर्थात समांगी मिश्रण, और दूसरा हो जाएगा हेट्रोजेनस यानी कि विषमांगी मिश्रण। अब समांगी और विषमांगी क्या है, इसको हम लोग क्लियर करेंगे। खूब ध्यान से आप लोग क्लास में बने रहे। पहला जो था, क्या था, यहां पर ध्यान देना जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि पानी है, क्या है, वाटर है, और नमक है, ठीक है। तो ध्यान देना है कि पानी क्या करता है, ये घोलने वाला है, यानी कि इसमें कुछ भी डालिएगा तो घुला लेगा। क्या घुला लेगा, पानी, ठीक है। और नमक क्या है, इसको कह सकते हैं आप, ये घुलने वाला है, यानी कि नमक जो है वो घुल जाएगा और पानी जो है घुला लेगा। और जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएगा, खारा पानी बना देगा। पानी में नमक डालेंगे तो क्या बन जाएगा, खारा पानी बन जाएगा, अर्थात ये सॉल्यूशन हो गया। और पानी क्या है, सॉल्वेंट है, और नमक क्या है, सॉल्यूट है। क्लियर है। अब यहां पर आते हैं कि आखिर होमोजेनस या समांगी मिश्रण क्या है। तो जैसे हमने अभी पढ़ा पानी और नमक का कहानी को, कि पानी घुलने वाला है और नमक जो है घुलने वाला है, और क्या बनता है, खारा पानी। और यहाँ पे होमोजेनस मिक्सचर का ये परिभाषा होता है कि खुली आंख से हम उनके सॉल्यूशन को नहीं देख सकते। खुली आंख से आप इसको क्या करेंगे, देख नहीं सकते हैं, वह समांगी मिश्रण है। जैसे कि क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि चीनी या नमक का अगर जलीय घोला बना दीजिएगा तो खुली आंख से देख पाइएगा। हवा को भी अगर घुला दीजिएगा तो खुली आंख से देख पाइएगा, तो वो क्या है, समांगी मिश्रण है। अगर वहीं विषमांगी मिश्रण का बात किया जाए, हेट्रोजेनस का, विषमांगी का, तो इसको हम लोग कितना ही मिला देंगे तो इसको खुली आंख से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे कि बारूद, बारूद मिला दीजिएगा तो खुली आंख से देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या मिला है, कुहासा। रेत में अगर लोहा मिला दिया जाए, बालू में लोहा, तो पकड़ लीजिएगा। यानी कि जिसको इजीली रूप से हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए उनके बाउंड्री को खुली आंखों से, वह हेट्रोजेनस है, यानी कि विषमांग मिश्रण है। जैसे बारूद, कुहासा, लोहा को मिला दीजिए बालू में तो पकड़ लीजिएगा। क्लियर है। अब यहां पर सॉल्यूशन से संबंधित काफी प्रश्न पूछे जाते हैं कि आखिर सॉल्यूशन होता क्या है, ठीक है। और इसको हम लोग पढ़ेंगे इसके साइज के आकार पर, ठीक है, साइज यानी कि आकार के आधार पर। तो इसके भी तीन पार्ट होते हैं, जिसमें पहला को कहा जाता है सत्य विलयन यानी कि ट्रू विलयन, दूसरे को कहा जाता है कोलाइड्स, और तीसरे को कहा जाता है सस्पेंशन यानी कि निलंबन इसे कह सकते हैं। क्लियर है। तो ये सत्य विलयन है, इसमें बहुत छोटे कण होते हैं। ट्रू सॉल्यूशन बहुत छोटे कण होंगे, और जो मिलने के बाद आप उसको अंतर भी नहीं कर पाइएगा, और इसका आकार होगा 10⁻⁻8 mm। और जो कोलाइड्स होंगे इसका होगा 10⁻⁻8 mm से लेकर 10⁻⁵ mm तक। जैसे कि इसके उदाहरण हो जाएंगे कोलाइड्स के, दूध, गोंद, रक्त, स्याही, साबुन का पानी, ठीक है। और यही जो है टिंडल प्रभाव दिखाता है। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि टिंडल इफेक्ट कौन दिखाएगा, तो कोलाइड्स दिखाएंगे। और टिंडल इफेक्ट आखिर होता क्यों है, तो ये है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है कोलाइड्स टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं, ठीक है। आप जानते हैं कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलती है, और उसके अलावा
जैसे मान लीजिए कि आप खिड़की खोल दिए और सुबह का टाइम है और प्रकाश जो है घर के अंदर आ रहा है और धूल के कण जो है उड़ते हुए दिखाई देते हैं, तो क्या है? टिंडल इफेक्ट है। रात में जो है कंबल को झाड़िए, टॉर्च जलाइए और जो कंबल के से जो धूल निकलेगा वो कण उस टॉर्च के लाइट में चमकीले दिखाई देंगे, वह क्या है? टिंडल इफेक्ट है। और टिंडल इफेक्ट का होना किसका उदाहरण है? टिंडल इफेक्ट का होना प्रकाश के प्रकीर्णन का ही उदाहरण है। क्लियर है? अब जो सस्पेंशन है यह है 10⁻⁻5 mm से ज़्यादा होगा। जैसे कि पानी प्लस रेत मिला दीजिएगा, पानी में बालू डाल दीजिएगा, आपको क्या होगा? दिखाई देगा। नदी में अगर गंदा पानी है तो ये भी आपको दिखाई देगा। वायु में धुआं है, ये भी आपको दिखाई देगा। क्लियर है? उसके अलावा जो हमने अभी तत्व को पढ़ा था यानी कि एलिमेंट्स को, इसमें 3 पार्ट पढ़े थे। एक तो पढ़े थे मेटल को यानी धातु, अधातु और उपधातु को। क्लियर है? धातु अधातु में भी कई चीजें आती हैं, इसको धातु अधातु वाले चैप्टर में हम लोग क्लियर करेंगे। उसके अलावा मिश्रण वाले कुछ पदार्थ होते हैं जिनको अलग किया जाता है, तो किसकी विधि क्रिस्टलाइजेशन की है, किसकी विधि जो है डेस्टिलेशन की है, किसकी विधि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की है। हमेशा याद रखिएगा कि डेस्टिलेशन का ठीक उल्टा जो है वह फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का होगा। ठीक है? और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम लोग जो पेट्रोलियम उत्पाद जो प्राप्त होता है उसी को अलग करते हैं, अर्थात प्रभाजी आसवन कहिए या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहिए या आप इसको आंशिक आसवन भी कह सकते हैं। उसके अलावा एक सबमिलेटेड पदार्थ होते हैं यानी कि ऊर्ध्वपाती, जैसे कि नेफ्थलीन, कपूर, आयोडीन, एंथ्रासीन, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, इन सब चीज़ों को सबमिलेट पदार्थ कहा जाता है। बहुत सारी विधियां हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और अपना फीडबैक जरूर दें कि ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा। अभी तक आप लोगों ने GD क्लास को ही देखा है। थैंक यू।